तो भारत का भूगोल बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग, और भारत के भूगोल में हम लोग अब आ गए हैं कहाँ बेटा, हिमालय के अध्ययन में। तो स्केच आपको मैंने दिया है, और जो मित्र ऑनलाइन हैं उन सबके लिए ये पोस्ट कर दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। तो उसको बेटा अभी रख दें, ठीक है? जब अभी हम बोलेंगे तो फिर उसको निकालिएगा, थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। यानी भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है बेटा? हिमालय करता है। लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ऊंचाई मैंने बताया कि जो एवरेज हाइट है हिमालय की वो लगभग 6000 मीटर है, एवरेज। अब कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन एवरेज हाइट हम मानते हैं। और किसी भी पर्वत श्रृंखला की अगर औसत ऊंचाई 6000 मीटर है यानी 6 किलोमीटर है तो ठीक ठाक ऊंचाई है इसकी। तो थोड़ा सा देखते हैं बेटा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ होगा, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या क्या बना होगा। तो शुरुआत जरा कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। लिखें, प्रायद्वीपीय भारत के भूभाग के उत्तर की ओर बढ़ने के क्रम में, उत्तर की ओर बढ़ने के क्रम में टेथिस सागर से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का क्या हुआ बेटा? निर्माण। हिमालय का निर्माण लिख लें बेटा, हिमालय का निर्माण 3 क्रमिक उत्थानों के परिणाम स्वरूप हुआ। तीन क्रमिक उत्थानों के परिणाम स्वरूप हुआ। अच्छा, वो याद है बेटा एक बार मैंने आपको क्रम बताया था पृथ्वी के इतिहास का, मोटा मोटा एक डिजाइन मैंने दिया था। आर के नेहरा, फिर मैंने कहा पैलियोजोइक, फिर 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 नियोजोइक। तो मेसोजोइक से लेके और नियोजोइक तक हिमालय का निर्माण हुआ है बेटा, और मुझे लगता है कि प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। मैंने हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया अभी पूर्ण हुई नहीं है, वो चल रही है। लेकिन ये माना जाता है कि लगभग मेसोजोइक काल से इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और वो प्रक्रिया शिवालिक के रूप में आप देख रहे हैं 10 लाख वर्ष पहले तक की है। तो अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है बेटा, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 3 क्रमिक उत्थानों के परिणाम स्वरूप हुआ, लिखा बेटा? हाँ, ये उत्थान मेसोजोइक से लेकर नियोजोइक के मध्य हुए। मेसोजोइक से लेकर कहा बेटा? नियोजोइक के मध्य हुए। यह है बेटा। तो तीनों उत्थान में क्या क्या हुआ पहले ये थोड़ा देखते हैं, और हिमालय की जो एवरेज कुछ डायमेंशंस हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा लिख लीजिए, प्रथम उत्थान, हेडिंग टाइप का 3 बार लिखना पड़ेगा, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तो थोड़ा सा बेटा रुकिए और देखिए, फिर समझने की कोशिश करिए। जैसे हिमालय है ना बेटा, तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का है ना। तो ये 3 पैरेलल श्रृंखलाएं हैं हिमालय की। हाँ, बहुत दूर दूर या बहुत स्पष्ट डिमार्केट होने वाली भले ना हो, लेकिन ये 3 क्रमिक श्रृंखलाएं जरूर हैं, किधर से? उत्तर से लेके दक्षिण। तो अब ये जो 3 उत्थान हुए हैं,
उन उत्थान के परिणाम स्वरूप बना क्या क्या वो देखना है। तो ये जो निर्मित हुआ बेटा, ये हुआ प्रथम उत्थान। इससे क्या बन गया बेटा, सर्वाधिक उत्तर की ओर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बृहद हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। तो इसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं बेटा, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, और क्या बेटा, हिमाद्री। ये तीन नामों से इसको हम लोग संबोधित करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अभी एक संरचना और है बेटा, वो यहां है। सापेक्षिक रूप से मुझे लगता है आपको आइडिया लग रहा है कि इसके पश्चिमी भाग में और उत्तर की ओर। क्लियर है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, ट्रांस हिमालय। क्लियर है? और उत्तर से दक्षिण की ओर ये तीन श्रृंखला के रूप में। काराकोरम, लद्दाख, और कौन बेटा, जास्कर। जिसमें आप एक चीज पढ़ते हो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम की केटू है। तो केटू कहाँ है बेटा, ट्रांस हिमालय में है। और ट्रांस हिमालय के कहाँ है, लद्दाख नहीं, काराकोरम में है। ठीक है, यानी सबसे अधिक जो ऊंचाई है वो। तो अब बृहद हिमालय जब हम कहते हैं तो हम इन दोनों को कहते हैं। अलग अलग अगर करना होगा, इसको कहेंगे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, और इसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। तो अभी हम डिमार्केट करेंगे बेटा। क्लियर है? तो प्रथम उत्थान के परिणाम स्वरूप यह बना, और यह उत्थान जो हुआ वो लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ, जिससे क्या बन गया बेटा, बृहद हिमालय। अब जाहिर सी बात है कि ये हुआ हमारा द्वितीय उत्थान, यानी सेकंड। ये जो हुआ वो हुआ लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले। क्लियर है बेटा? यानी उसी, अब ऐसे समझो ना जैसे धक्के लगते गए। अब इधर तो बाउंड्री बनी हुई थी अंगारा लैंड की, तो उसके उधर तो जा नहीं सकते थे। तो एक लेयर क्रिएट हो गई एकदम अंगारा लैंड से सटा हुआ। फिर इधर से प्रेशर हुआ, उसी के पैरेलल दक्षिण की ओर फिर एक श्रृंखला का निर्माण हो गया। फिर दबाव हुआ, तो फिर उसके दक्षिण में एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मध्य हिमालय या इसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल हिमालय। मध्य हिमालय भी कहते हैं और इसको हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये सबसे दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर रहे हैं। सबसे दक्षिण की ओर जो बना उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, शिवालिक। तो डरते काहे हो भाई, हाँ बिल्कुल शिवालिक कहते हैं। और कहा जाता है कि भारत में सबसे आधुनिक पर्वत है ये। वैसे हिमालय ही सबसे आधुनिक है। भारत के सबसे नए पर्वतों में हिमालय सबसे नया है, लेकिन हिमालय में अगर देखें तो शिवालिक सबसे नया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये तीसरा उत्थान हुआ। कब? 10 लाख वर्ष पहले। जिसके परिणाम स्वरूप क्या बन गया बेटा, शिवालिक, या कई नाम है इसके, तिब्बत हिमालय या कैथिस हिमालय। एक मोटा मोटा बेटा हिमालय का डिजाइन आपको दिख रही है। प्रथम उत्थान के परिणाम स्वरूप क्या बना बेटा, बृहद हिमालय। तो थोड़ा बृहद हिमालय को उधर ना लिखने दो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये दोनों मिला के
क्या है बेटा? बृहद हिमालय। इसके दो हिस्से दिख गए, एक ये और एक ये। क्लियर है? तो प्रथम उत्थान के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक उत्तर में, फिर द्वितीय उत्थान के परिणाम उसके दक्षिण में, और तृतीय उत्थान के परिणाम स्वरूप उसके दक्षिण में, यानी 3 पैरेलल श्रृंखला के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ। तो शुरुआत करें। प्रथम उत्थान, हेडिंग बना लिया बेटा? लिखें, प्रथम उत्थान के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक उत्तर में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। बृहद हिमालय का क्या हुआ बेटा? निर्माण हुआ। क्लियर है? अब इसको हमने 2 भागों में बांटा था, तो ए बी करके आप भी बांट लीजिए, है ना बेटा? पहला लिखिए ट्रांस हिमालय। अच्छा, ट्रांस शब्द सुना है? ट्रांस साइबेरिया रेलवे लाइन, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे लाइन, ट्रांसमिशन, ट्रांस हिमालय। ये कोई ट्रांस का कोई खास अर्थ होता होगा जो हर जगह यूज कर लिया जाता है, आर पार या उस पार। तो ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उस पार कोई संरचना का निर्माण हुआ। ट्रांस साइबेरिया क्यों कहते हैं? पूरा इस तरफ से लेके साइबेरिया के उस तरफ तक। क्लियर है बेटा? देखिए, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं, अभी कभी निपटाते हैं, है ना बेटा? ट्रांस हिमालय लिखा? अभी दूसरा मत लिखिएगा, अभी पहले ट्रांस हिमालय को क्लियर कर लेने दीजिए। लिखें, महान हिमालय के पश्चिमी भाग में, महान हिमालय के कहा बेटा? पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर 3 क्रमिक श्रृंखला के रूप में ट्रांस हिमालय का विस्तार है। तीन क्रमिक श्रृंखला के रूप में इसका बेटा ट्रांस हिमालय का विस्तार है। किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो नाम लिख लिया जाए। उत्तर से दक्षिण की ओर ही जो जो नाम है। तो सर्वाधिक उत्तर की ओर कौन है बेटा? काराकोरम। थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा, एक लाइन क्लियर कर लें। इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या केटू है। केटू कहिए या गॉडविन ऑस्टिन कहिए। यह भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यह भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अरे भाई, भारत में भी हिमालय का कोई सबसे ऊंचा भाग होगा? बोल नहीं रहे हैं। यही इलाका है। सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो भारत में नहीं है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा है वो कौन है बेटा? केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है, सबसे अधिक ऊंचाई है 12। अगला लिखें, काराकोरम हो गया बेटा। अगला लिखें लद्दाख। आजकल पर्यटन के रूप में बड़ा विकसित हो गया लद्दाख। मैंने खूब लोग लद्दाख वद्दाख घूमने जाते हैं, आप भी घुमाइए मौका मिले तो। पेगोंग लेक वगैरह जाके देख लें, तो बड़ा अच्छा पर्यटक स्थल हो गया। और भारत सरकार चाह भी रही है कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, ताकि भारत का दावा और मजबूत हो।
आपका खेत है ना, जिस पे आपका दावा है कि मेरा प्लाट है, मेरा खेत है, उसमें बार बार जाइए, बार बार घूमिए, कुछ उसमें 3-5 करते रहिए ताकि दावा मजबूत हो। लद्दाख बड़ा विवादित स्थल है, अक्सर भिड़ंत हो जाती है हमारी तिब्बत और वहाँ चाइना के साथ। तो अब यह है कि वो तो 3-5 कर रहा है, शहर बना रहा है, कस्बे बना रहा है, हम ही थोड़ा पिछड़ गए थे। तो अब हमारी भी गतिविधियां बड़ी तेज बढ़ रही हैं, यानी हम भी वहाँ चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। तो यही सब है, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में यही सब होता है। वो गांव वाली कहानी है ना बेटा, उसे जरा भी अलग नहीं है कि अगर कहीं जमीन पे कब्जा आपको करना है तो वहां कुछ अपनी गतिविधि करिए, कूटा गाड़ के अपनी भैंसी बांध दीजिए, है ना। तो गाँव में ये सब जो कहानी है ना, वही कहानी इधर है, बस उसकी डिजाइन थोड़ी अलग हो गई और कुछ भी नहीं है। यानी वहां पे कुछ निर्माण करिए, कुछ करते रहिए, बाउंड्री बनाइए, तार लगाइए, बाड़ लगाइए, ताकि लगे कि हाँ यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं। 12 थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद लिखिए। एक घाटी है बेटा, नाम सुना है, हुंजा घाटी? माने कहीं पढ़ते लिखते समय आया है दिमाग में? हुंजा, हल वाला ह, हुंजा घाटी नहीं सुना है? आपने सुना है? कैसे सुन लिया? मैं किस संदर्भ में सुन लिया? है? कश्मीर में नहीं है। अब घाटी मतलब कश्मीर में ही थोड़ी भाग के जा, कांगड़ा घाटी कश्मीर में थोड़ा ही है, काठमांडू की घाटी कश्मीर में थोड़ा ही है। तो घाटी मतलब सब कश्मीर में ही थोड़ा ही जाना है। लद्दाख अलग इलाका है भैया जी, सुन लें जरा। अभी वो हमारे कब्जे में नहीं है। वहाँ एक घाटी है जिसका नाम, आप कुछ इलाका कब्जा किया है हमने, इसलिए देखते हैं हमारे जो सेना के लोग हैं उनकी नियुक्ति एक आध बार लद्दाख जरूर होती है। यानी अगर आप सेना में नौकरी कर रहे हैं तो आप तय जानिए कि आपको एक बार लद्दाख में पोस्टिंग जरूर मिलेगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर एक बार आपकी पोस्टिंग जरूर की जाएगी। भाई कोई ना कोई वहां जाएगा ना, कौन जाएगा? तो रोटेशन बना लिया गया कि सबको जाना पड़ेगा। यंग हैं तभी निपट जाइए उधर से तो बढ़िया है, बुढ़ापे में गए तो हो सकता है उधर ही रह जाए। तो बड़ा कठोर प्राकृतिक इलाका है, तो इसलिए बच्चे जब नई नई रिक्रूटमेंट लेते हैं तो उनको थोड़ा हार्ड टेरेन में भेज दिया जाता है, जहाँ थोड़ा मुश्किल हालात होते हैं, तो रह लेते हैं बच्चे। तो इस तरह से हमेशा वहाँ सेना मौजूद रहती है। कुछ इलाकों पे हम लोगों ने कब्जा किया। हुंजा घाटी पाकिस्तान में है। भाई ढाल उधर भी तो होगा, हमारी तरफ है तो उधर भी ढाल होगा। हुंजा घाटी में कहा जाता है कि लोग बुढ़े नहीं होते, है ना। आप लोग बेटा दुर्भाग्यशाली हो, चीजों का अन्वेषण नहीं करते। आप गूगल पे जरा सा एक बार जाके यूट्यूब पे हुंजा घाटी बोल दीजिएगा, लोग दिख जाएंगे। 70 साल की महिला का को देख के आप बता नहीं पाएंगे कि 70 साल की, उसका चेहरा मोहरा नहीं, महिला ही नहीं पुरुष भी, उनकी फिजिक को देख के आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उम्र का प्रभाव उनकी बॉडी पर होता ही नहीं। वो 100 साल से ऊपर तो एवरेज एज है, मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जाके। 75-80 साल की महिला आप देखोगे, लगेगा ही नहीं कि 75-80 साल की, 30-35 ईयर की एज लगेगी। अब ये रिसर्च की विषय वस्तु है, ये अध्ययन की विषय वस्तु है कि आखिर वहां क्या है। तो हम तो मन बनाए हैं कि 2-4 साल कोचिंग वोचिंग और चला के उधर ही जाके रहते हैं अगर पाकिस्तान अलाउड करे तो हुंजा घाटी में। कुछ भी क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है। ढेर सारे जो पर्यावरणविद है उनका कहना है कि वहाँ जो इन्वायरमेंट है वो एकदम प्योर है, शुद्ध है। हो सकता है इसका भी फर्क पड़ता हो, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अगर खराब इन्वायरमेंट में हम जीते हैं तो 10-15 साल अपनी उम्र तो यूं ही घटा लेते हैं, घटी जाती है हमारी। लेकिन ये है बेटा, एक तथ्य है कि हुंजा घाटी के लोगों के शरीर पे उम्र का प्रभाव दिखता नहीं। झुर्री उर्री वाला कॉन्सेप्ट वहां है ही नहीं है। मर जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियां नहीं दिखेंगी, वो चेहरा ऐसे ही दिखता रहता है।
तो बहरहाल अच्छी जगह है। ठीक है, किसी बहाने याद रहे, किसी बहाने याद रहे, याद रहना चाहिए। तो इसके दो ढाल हैं बेटा, पहाड़ है तो उसके दो ढाल होंगे। एक पाकिस्तान की ओर जो ढाल है उधर से हुंजा घाटी है, हम लोगों की ओर जो ढाल है उसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे तीखा ढाल है। यानी पहाड़ों के जो ढाल होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, थोड़ा ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लद्दाख के ढाल जो हैं खड़ी दीवार जैसे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के सबसे तीक्ष्ण ढाल, सबसे तीखे ढाल अगर किसी पर्वत के हैं तो लद्दाख के, और हमारी ओर वाले ढाल है, भारत की ओर जो ढाल है उधर। पहाड़ का दो ढाल होता है ना बेटा, एक एक तरफ और एक तरफ। तो हमारी ओर वाला जो ढाल है वो बहुत तीक्ष्ण है, बहुत ही तीखा है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट साकाफोसी, लद्दाख। उसी का ढाल जो हम लोगों की ओर है वो सबसे तीक्ष्ण है, और पाकिस्तान की तरफ जो ढाल है वही है हुंजा घाटी। लेकिन ध्यान रखो वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, वो पहचान में ही नहीं आते वो क्या है, क्योंकि कुछ उनके लक्षण इस्लामिक जैसे लगते हैं, कुछ उनके लक्षण हिंदू रीति रिवाजों जैसे लगते हैं। बहरहाल वो हैं, अब हाइब्रिड हो गए तो हर चीज को मानना, जैसे हम लोग का धर्म है परंपराओं से ही तो चला आ रहा है, भाई ऐसे होता है वैसे होता है, करते चले आ रहे हैं, और वहां की परंपरा वैसी रही होगी। बहरहाल लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख लिखा है ना बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट साकापोसी है। इसके ढाल विश्व में सर्वाधिक हैं, सबसे अधिक हैं, यानी सबसे अधिक तीक्ष्ण तीखे ढाल अगर हैं तो किसके हैं बेटा, लद्दाख के हैं। तो पूरा इलाका ही बेटा है थोड़ा सा कुछ विचित्र प्रकार का। क्लियर है? इसके दक्षिण में कौन है बेटा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, लिख लें। तीसरा क्या है बेटा, जास्कर, श्रृंखला का नाम है जास्कर। अच्छा, कैलाश पर्वत भी कहीं है? कहाँ है कैलाश पर्वत की, क्या खासियत है? अरे लोग कहते हैं कि भोलेनाथ का घर वर वहीं है, बंगला बंगला उधर ही है। है ना भाई, वहीं रहते होते हैं। अभी तो कैलाश पर्वत को लेकर इतनी किंवदंतियां प्रचलित हैं कि पूछो मत। आ, कोई उस पर चढ़ नहीं सका है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन आज की डेट में ये सब कहना बेमानी है बेटा, हमारी पहुंच हर जगह हो गई है, तो ड्रोन व्रोन से फोटोग्राफी वगैरह करते हैं लोग। तो ड्रोन से जब कैलाश पर्वत की फोटोग्राफी की गई, लेटेस्ट अभी है, तो बड़ा और भी विचित्र चीजें नजर आई। नासा ने तो ताल ठोंक के कह दिया कि ये प्राकृतिक नहीं है, यानी कैलाश पर्वत नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, यानी ये कृत्रिम है। तो ऊपर से दिख भी गया कुछ है ना, कुछ संरचनाएं दिखी, बड़ा विवादित हो गया है मामला, और रहस्य और गहराता जा रहा है। कैलाश पर्वत, अच्छा ठीक, अभी बात करते हैं कैलाश पर्वत कहाँ है। कैलाश पर्वत का जो गिरिपद है वहां झील है, जिसको हम लोग कहते हैं मानसरोवर झील। तो सुनते नहीं, लोग बोलते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए, जाते हैं हिंदू मतावलंबी, जाना भी चाहिए मौका मिले तो मानसरोवर झील की ऊंचाई 5000 मीटर से ज्यादा है, और हिमालय में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे स्नो लाइन मिल जाती, बर्फ रेखा मिल जाती। यानी 5000 मीटर से ऊपर आप बढ़े हिमालय में तो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखेगी, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आती है तो स्नो लाइन थोड़ी नीचे चली जाती है, लेकिन 5000 मीटर के ऊपर कभी नहीं जाती। इसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं स्नो लाइन, बर्फ रेखा। और उस बर्फ रेखा के आसपास मौजूद है मानसरोवर झील, और इसका पानी नहीं जमता। अरे जमता तो लोग नहाते कैसे?
है ना। बर्फ पे जाके लोटते पोटते हैं क्या? नहीं नहीं, उसका पानी नहीं जमता। हिंदू धर्म में नहाने वहाने की बड़ी मान्यता है ना। अलग अलग जगह नहाने का अलग अलग परिणाम लोग बताते हैं। गंगा में नहाने का अलग ही परिणाम है। क्या है? पाप धुल जाते हैं, माने पाप करिए और एक बार जाके लॉन्ड्री करा लें गंगा में डुबकी उबकी लगाना, सब धुल उल के बराबर हो जाएंगे। तो वहां तो ये है भैया, बिहार में एक नदी है, उसका नाम है कर्मनाशा। नाम सुना है? हाँ, तो उससे दूर ही रहिए बिल्कुल। वहां मान्यता यही है कि अगर इसमें नहाया, सारे अच्छे कर्म जो आपने किया है सबका नाश हो जाएगा। अब नदी है तो पानी तो यूज करेंगे ही लोग, लेकिन मान्यता वहां है ये। अच्छा, मानसरोवर झील की कुछ मान्यता है कि अगर मानसरोवर झील में नहाया तो नहीं, ये हम लोग के स्टडी का मामला नहीं है, तो थोड़ा मनोरंजन का मामला है। अच्छा, मानसरोवर का पानी नहीं जमता, तो हर चीज को हम लोग क्या करते हैं, पराशक्ति से जोड़ देते हैं। वहां और भी झीलें हैं, राक्षस ताल करके एक है जिसका पानी थोड़ा खारा भी है। वहां खारा पानी कैसे पहुंचा? ताल ठोक की गवाही देता है कि टथी सागर का ही कुछ मामला है ना। बहरहाल वो सब अध्ययन भी कीजिए। मानसरोवर झील का पानी खारा नहीं है, लेकिन ये पानी जमता भी नहीं। तो बताते हैं लोग कि वहीं भोलेनाथ रहते हैं, पानी वानी जम जाएगा, काम कैसे चलेगा? तो उनका आशीर्वाद है कि भाई पानी ना जमे ना तो पिए होंगे कहाँ पानी। बहरहाल, मानसरोवर झील में नहाने से ये मान्यता है कि एक आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। हाँ। तो अगर सीट रिजर्व कराना है भैया, तो मानसरोवर झील में नहाइए, स्वर्ग में आपकी एक सीट आरक्षित हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी, उसकी यह मान्यता है। बहरहाल, कहाँ है ये? कैलाश में होगा तो इसी इलाके में, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो है ना बेटा, वो आजकल चला गया है किसमें? तिब्बत में। तिब्बत माने चाइना में। इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमको चाइना से अनुमति लेनी होती है, उसकी टेरिटरी है भाई, बिना उससे पूछे उसके इलाके में घुस जाओगे आप। तो एक तरह का वो वीजा दे देता है, हाथ से ही लिखा हुआ पर्ची टाइप का वो वीजा देता है, जिसको लेके आपको जाना होगा। वो है कहाँ? ये लद्दाख सॉरी, लद्दाख की पैरेलल है बेटा, यही। यानी लद्दाख के समानांतर पूरब की ओर। लेकिन वर्तमान में जो उसकी टेरिटरी है चली जाती है कहाँ बेटा? चाइना में या तिब्बत में चली जाती है। क्लियर है? तो कैलाश खैर भारत में नहीं है, कैलाश पर्वत भारत में नहीं है। और ये बड़ी दुखद स्थिति है कि हिंदू धर्म की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है हम लोगों का, लेकिन जब तक तिब्बत अलग देश के रूप में था तो कहीं लगा ही नहीं कि भारत से अलग है। लेकिन चाइना के अधीन होते ही थोड़ा महसूस होने लगा, कभी कभी वो रोक देता है यात्रा कि नहीं। जब हमारे संबंध बहुत बिगड़ जाते हैं तो कभी कभी यात्राएं भी रोक देता है कि नहीं आना है इधर। और हो सकता है उसको डर लगता हो कि इनकी आड़ में सेना के लोग चले आए, ऐसे ही सामान लदे फंदे लेके आते हैं, तो गोला बारूद हथियार ही लेके चले आए। तो हर देश अपने अपने हिसाब से रिएक्ट करता रहता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। तो ये तो हो गया हमारा क्या बेटा? ट्रांस हिमालय हो गया बेटा। दूसरा वाला, ट्रांस हिमालय में 3 मैंने लिखा दिया। अब दूसरा लिखिए महान हिमालय। ये बेटा, हाँ रहने दो, नाम खाली याद रखो, कुछ लिखाने लायक है ही नहीं है। कुंजा भी नहीं लिखा है, लिखाए हैं नहीं, कुछ बोलेंगे कुछ लिखाएंगे। अब ये तो बड़ा अप्रासंगिक, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हुंजा घाटी कहाँ है ये दिमाग में रख लेना। मैंने अभी कहीं देखा है किसी कंपटीशन पूछते हुए, तो थोड़ा नजर में रखिएगा। इसी लद्दाख की ही घाटी है पाकिस्तान में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उनका, हुंजा वैली। 12 बहुत पिछड़ी वैली है, पिछड़ी इन सेंस की अभी एकदम नेचुरल फॉर्मेट में है, यानी वहां कुछ मनुष्यों ने जाके बहुत ज्यादा 3-5 नहीं किया है, नैसर्गिक रूप से लोग जीते हैं। और मुझे लगता है शायद वजह भी यही होगी कि क्लाइमेट एकदम फ्रेश है और खाना पीना लोगों का एक्चुअली फूडिंग हैबिट भी बहुत हद तक हमारे लाइफ को निर्धारित करती है। जैसे आपने कभी सुना होगा
कि सबसे लंबी उम्र तक जापान के लोग जीते हैं, एवरेज जापानीज की एवरेज एज इस धरती पर सबसे अधिक है। तो उसका सबसे बड़ा कारण बता दें कि वो जापानीज मोस्ट ऑफ दी बॉइल्ड चीजें खाते हैं, वो फ्राई की हुई चीज या इस तरह की चीजें नहीं खाते, उबला हुआ। आप देखते हो एक सूप टाइप का ले लेते हैं, उसी में नूडल वूडल सब्जी वेजिटेबल डाल के और चॉपस्टिक से खाते हैं। नहीं, चॉपस्टिक से खाने से नहीं कोई मतलब है, अब चम्मच से खा लें हाथ से खा लें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनकी फूडिंग हैबिट में ज्यादातर ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट बॉयल फूड है, वो उबाल के खाते हैं चीजों को। वेज नॉन वेज कुछ भी खाना हो तो वो सिर्फ बॉयल करके खाते हैं, आदत है उनकी, उनको टेस्टी लगता है। यहाँ तो उबाल के दे दो तो घर और छोड़ के भाग खड़े होंगे भाई ये उबाल के हम दो ही तीन चीज खाते हैं, उबाल के दाल खा लेते हैं, उबाल के चावल खा लेते हैं, और उसमें भी कुछ लोग उसमें कुछ ट्विस्ट डालते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन बॉयल करके खाने वाली चीजें यही कुछ दिख रही हैं। अदरवाइज अमूमन हम बॉयल करके चीजें नहीं खाते। इंडियन स्पाइसी खाना इंडियन के फूड में है, फूडिंग हैबिट में है, मसालेदार खाने बहुत पसंद है, वो है ही है, उन लोग मसाले होते हैं तो दैट्स वाई। चले, हो गया बेटा। अगला क्या है बेटा, महान हिमालय। तो प्रथम उत्थान के परिणाम स्वरूप क्या बना बेटा, बृहद हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय और दूसरा महान हिमालय। लिखें, अच्छा देखो एक चीज बेटा मिसिंग हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रथम उत्थान के साथ ये लिखा है लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, नहीं इस पे नहीं, उसमें लिख लो बेटा, कहीं जोड़ लो, वहीं ऊपर ही जोड़ लो, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रथम उत्थान जहां लिखा है ना वहीं जोड़ लीजिए, बहुत जरूरी है बेटा। डायग्राम में तो है ही है, लेकिन वहां भी रहना चाहिए। लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, हो गया बेटा। अब पहले हम समय ही लिखाएंगे तब आगे कुछ लिखाएंगे। लिखें, द्वितीय उत्थान के परिणाम, सॉरी द्वितीय उत्थान हेडिंग बना लिया बेटा। हाँ, लिखते हैं लगभग 3 करोड़ वर्ष पर पूर्व। लगभग कितना बेटा, 3 करोड़ वर्ष पूर्व। द्वितीय उत्थान के परिणाम स्वरूप, द्वितीय उत्थान के परिणाम स्वरूप बृहद हिमालय के समानांतर, बृहद हिमालय के समानांतर दक्षिण की ओर मध्य हिमालय, ऑब्लिक हिमाचल हिमालय का निर्माण हुआ। अभी डिटेल में आएंगे बेटा, सबके डिटेल में चलेंगे, पहले थोड़ा सा लिस्ट एक बना लिया जाए, ठीक है बेटा। महान हिमालय भी पढ़ेंगे, मध्य हिमालय भी पढ़ेंगे डिटेल में, शिवालिक हिमालय भी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन पहले जरा देखें बना कैसे कैसे, है ना बेटा। अगला, तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व। लगभग कितना बेटा, 10 लाख वर्ष पूर्व तृतीय उत्थान के द्वारा मध्य हिमालय के समानांतर दक्षिण की ओर शिवालिक हिमालय, ऑब्लिक तिब्बत हिमालय, ऑब्लिक टेथिस हिमालय का निर्माण हुआ। वैसे सबसे ज्यादा प्रचलित नाम इसका शिवालिक हिमालय ही है, उसी नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है बेटा।
ये तो हम लोगों ने देखा कि हिमालय एक साथ नहीं बना है बेटा, क्लियर है, अलग अलग कालखंड में इसका निर्माण हुआ, जो मेसोजोइक से लेकर नियोजोइक तक का मामला है। ये तो दिमाग में आ ही गया। और एक भी तय हो गया कि 3 क्रमिक श्रृंखला के रूप में है, एक ही नहीं है हिमालय, यानी एक उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में, फिर सबसे दक्षिण में। और एक मजेदार बात कि इसकी ऊंचाइयों का घटता क्रम भी है, सर्वाधिक ऊंचाइयां सबसे उत्तर वाले में, उससे कम ऊंचाई बीच वाले में, और सबसे कम ऊंचाई जो सबसे दक्षिण वाले में। क्लियर है बेटा? हाँ, शिवालिक हिमालय का देखो एक नाम और भी है, जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय भी कहते हैं। नाम सब जानते रहो, इसी नाम से घेर लेंगे, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है, ये सब दिमाग में रखिए। और सबसे उत्तर वाला जो था उसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? 12। अब हिमालय के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, परिचय हो जाए ओवरऑल, और फिर हम एक एक की चर्चा विस्तार से करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लिखें। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 2400 किलोमीटर, लगभग कितना बेटा? 2400 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ। इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण नंगा पर्वत, ब्रैकेट में एक चीज जरूर लिखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसी क्या खास बात है कि नंगा पर्वत ही हमने सीमा चिन्ह बनाया? अच्छा, खाली लिखना है? नहीं, लिखो मत बेटा, थोड़ा सुनो, बड़ा जरूरी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हिमालय। इसको थोड़ा सा सुनिए भी, फिर लिखिए भी, दोनों बात बनेगी। आखिरकार नंगा पर्वत को हमने क्यों माना सीमा चिन्ह? किसी और को भी मान सकते हैं। वहीं से सिंधु नदी हिमालय के परखच्चे उड़ा देती है, आर पार काट देती है हिमालय को। तो सिंधु नदी ने हिमालय को एकदम काट के अलग ही कर दिया है, और गहरे गार्ज बनाती हैं नदियां। ज्योग्राफी में इसको गॉर्ज कहते हैं, खड्ड कहते हैं, जब पहाड़ों को आर पार काट देती हैं। तो पहाड़ों को आर पार कैसे काट दी नदी? तो नदी नहीं काटी, नदी पहले थी, पहाड़ बाद में बना। तो उस जगह से नदी ने पहाड़ को उठने ही नहीं दिया, यानी जब जब उठने की कोशिश किया तो काट छांट के पदार्थों को हटा दिया, ले जाके कहीं डिपॉजिट कर दिया। तो वहां से सिंधु नदी प्रवेश करती है। तो नदियों का सीमा चिन्ह है। ये अलग बात है कि वहां नंगा पर्वत है। तो कहां से कहां तक हिमालय है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक, यानी जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। एक चीज बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत से निकलती है, बहती है असम में, असम में भी आती है, तिब्बत में बहते हुए असम में प्रवेश करती है। इसका मतलब हिमालय को पार तो की होगी। और सिंधु नदी भी वही निकलती है, और वो भी भारत होते हुए अगर पाकिस्तान तक जाती है तो लिखा पढ़ी ने हिमालय को पार किया ही होगा, तो काटा होगा। तो इन्हीं नदियों ने सीमा चिन्ह बना दिया हिमालय का। तो यूं कह सकते हैं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, या यूं भी कह सकते हैं नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। क्लियर है बेटा? तो ब्रैकेट में कुछ लिखा? ब्रैकेट में लिखे जहां से सिंधु नदी प्रवेश करती है। जहां से सिंधु नदी क्या करती है बेटा? प्रवेश करती है। हो गया बेटा? पूर्व में इसका विस्तार नामचा बरवा तक है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जहां से कौन बेटा?
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो मोटा मोटा हिमालय का विस्तार सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक या नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। क्लियर है बेटा? लिखें, हिमालय की चौड़ाई हिमालय की चौड़ाई 150 मीटर से 400 मीटर तक है। तो कुछ पहाड़ों की जितनी लंबाई होती है ना बेटा, इतनी चौड़ाई है इसकी। 150 मीटर से, सॉरी 150 मीटर कह रहा हूं, 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। क्लियर है बेटा? तीनों मिला के, एक नहीं बेटा, तीनों मिला के है। ठीक है, अब एक एक की चौड़ाई ऊंचाई सब हम लोग एवरेज देखेंगे आगे जाके। लिखें, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने के क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने के क्रम में हिमालय की ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं तथा चौड़ाई घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से किधर जरा मैप में देख के महसूस करो। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने के क्रम में हिमालय की क्या बेटा, ऊंचाई बढ़ती जाती है, चौड़ाई घटती जाती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पश्चिम की ओर हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई कम है। पूर्व की ओर हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है और पश्चिम की ओर एवरेज हिमालय की ऊंचाई कम है। बीच बीच में का चोटी वोटी हो तो बात अलग है। क्लियर है बेटा? ये दिमाग में रहना चाहिए, बहुत जरूरी है बेटा। ये तथ्यात्मक चीज नहीं है, अवधारणात्मक चीज है। हिमालय के बारे में अगर आपकी समझ है तो क्लियर है। तो थोड़ा 2 पॉइंट बना के लिखो, अलग अलग कर लो। पश्चिम की ओर चौड़ाई अधिक है, अब मैप देख के तो लगता है कि इधर ही ऊंचाई ज्यादा है। पश्चिम की ओर क्या बेटा, चौड़ाई अधिक है, जबकि पूर्व की ओर चौड़ाई कम है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, पश्चिम की ओर ऊंचाई कम है जबकि पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक है। ऊंचाई अधिक है। तीसरा पॉइंट, पश्चिम की ओर जैव विविधता कम है। पश्चिम की ओर क्या बेटा, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कम है, जबकि पूर्व की ओर जैव विविधता अधिक है, बायोडायवर्सिटी अधिक है। ठीक है, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। लिखें, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के क्रम में, अब पूरा पश्चिम नहीं है बेटा, उत्तर दक्षिण है, ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के क्रम में हिमालय की ऊंचाइयां कम होती जाती है। ऊंचाइयां क्या हो जाती है बेटा, कम होती जाती हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई किधर है, बृहद हिमालय में। उससे कम ऊंचाई कहाँ है, मध्य हिमालय में। और सबसे कम ऊंचाई कहाँ है, शिवालिक हिमालय में। कभी उस इलाके में गए हो, उत्तराखंड की ओर या उस तरफ कभी यात्रा हुई है? नहीं हुई है तो एक बार कर लो। ठीक है,
हाँ हाँ, देखो जिंदगी में बेटा मौका वोका कहीं मिलता नहीं, कभी मौका मिले तो हम तो भाई कर लिए मौका निकाल निकाल के, ऑलमोस्ट पूरे भारत का भ्रमण तो कर ही लिया है। शिवालिक हिमालय कब पार करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसका उसकी ऊंचाई इतनी हाई नहीं है कि आपको ये लगे कि हम पहाड़ को पार कर रहे हैं। क्योंकि देहरादून अगर जाओगे तो शिवालिक को पार करना ही पड़ेगा, हरिद्वार जाओगे तो शिवालिक को पार करना ही पड़ेगा, और शिवालिक को पार आप करते हो आपको यकीन नहीं होता कि हमने एक पहाड़ को पार कर लिया, क्योंकि पहाड़ के नाम पे कलंक है वो। वो पहाड़ है ही नहीं है, अभी वो अपने निर्माण की अवस्था में है, तो ऊंचाई उसकी बहुत अधिक नहीं है। हिमालय में जो पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं, यानी टूरिज्म के लिए जो बहुत ज्यादा विकसित हैं, उनकी को शर्तें होंगी तभी विकसित होंगे। पहला, ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऊंचाई बहुत कम नहीं होनी चाहिए। इस पैरामीटर पर सबसे फिट बैठता है मध्य हिमालय। इसलिए जितने पर्यटक स्थल हैं, दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, मसूरी, डलहौजी, ये जितने के जितने पर्यटक स्थल हैं, नैनीताल, अगर का छूट रहा हो तो याद दिला दीजिएगा, वो जितने पर्यटक स्थल हैं वो सब के सब मध्य हिमालय में है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है और इसकी ऊंचाई कम भी नहीं है। शिवालिक पे कौन सा पर्यटक स्थल है? अरे वहां का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से जरा भी अंतर नहीं आता। देहरादून चले जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप देहरादून में आ गए हो, आपको लगेगा उत्तर भारत के किसी इलाके में हो। टेम्परेचर वगैरह बिल्कुल ऐसे ही रहता है। हाँ, उसके ऊपर बढ़ोगे तो आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन बृहद हिमालय में ना जाएं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही आनंद मिल सकता है। प्रस्थान भी कर सकते हैं, संभावना है स्नो लाइन वाइन की तरफ गए तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो इसीलिए बेटा सब चीज सोच समझ के डेवलप किया गया। अब पहली हेडिंग बनाओ, बारी बारी से चर्चा करते हैं। महान हिमालय। तो सीमा चिन्ह तो वही है बेटा, इसमें कोई शक नहीं है ना? लिखें, नंगा पर्वत से नमचा बारवा तक, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। इसका विस्तार है। यह अविच्छिन्न, अविच्छिन्न माने लगातार, एक श्रृंखला के रूप में विद्यमान है, एक सीरीज के रूप में विद्यमान है। इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, जबकि औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। किलोमीटर मत लिख लीजिएगा, जबकि इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है बेटा, लेकिन बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण ऊंचाइयां, माने महत्वपूर्ण चोटियां, तो हम अधिक से कम की ओर लिखाएंगे बेटा, यानी सबसे ऊंचा, उसके बाद उसके बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो आपको जरूर लिखाएंगे। तो शुरुआत करिए बेटा, केटू, ये 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं केटू। कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत,
नामचा बरवा, ये कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाइयां हैं बेटा। इसमें एक डिमार्केशन मेरे दिमाग में आ रहा है, थोड़ा कर लो। नामचा बरवा को छोड़ के ऊपर के जितने नाम आपने लिखा है, नामचा बरवा तो लास्ट में है, तो नामचा बरवा के अलावा जो आपने नाम लिखा है, हाँ कर लो बेटा, ब्रैकेट में मार्क कर लो। इनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है, लेकिन नामचा बरवा की ऊंचाई 8000 मीटर से कम है। अब एग्जैक्ट तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, 7000 समथिंग है, लेकिन इनके अलावा ऊपर के जो जो नाम आपने लिखा है उनकी सबकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। किसी की थोड़ी अधिक है, किसी की थोड़ी कम है, लेकिन सब 8000 मीटर से अधिक ही है। क्लियर है बेटा? 12। थोड़ा सा रुकिए बेटा और समझिए और फिर लिखते हैं हम लोग। अभी मैंने कहा कि जो अविच्छिन्न रूप में है तो 2500 किलोमीटर की लंबाई ज्यादा ही लंबाई है बेटा, बोल नहीं रहे हैं। तो अब डिमार्केट तो करना पड़ेगा ना बीच बीच में, आखिर कैसे पहचान देंगे? लगातार अगर ये है तो अब मनुष्य उसको क्या करेगा बेटा? डिमार्केट करेगा। किसे? बृहद हिमालय को। थोड़ा डायग्राम में देखिए, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, पूरे हिमालय की नहीं बात कर रहे बेटा, सिर्फ हम बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। तो उसका क्या क्या है डायमेंशन, थोड़ा देख लीजिएगा। काम ठीक नहीं है। दो तो सींग जरूर दिखनी चाहिए, है ना बेटा? तो इसका आखिरकार कहां से कहां तक है? तो आप देखो, यहां से और यहां तक हम मानते हैं कि बृहद हिमालय है, महान हिमालय है। तो यहां पे क्या है बेटा? नंगा पर्वत, और यहीं से प्रवेश करती है कौन नदी? सिंधु नदी। ठीक है। और यहां क्या है बेटा? नामचा बरवा। और यहां से कौन बेटा? ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ये तो दो सीमा चिन्ह बना दिया, लेकिन अब यहां से लेके यहां तक अविच्छिन्न ये है नहीं। इसको बीच बीच में नदियों के सीमा चिन्ह से हम पृथक करते हैं। तीसरा, अब ये टुकड़े हो गए किसके बेटा? बृहद हिमालय के। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी का नाम सुना है? किसकी सहायक नदी है? जब हम सहायक बोलें, कोई जरूरी नहीं कि सहायक हो, दाज भी हो सकता है। ब्रह्मपुत्र की थी, ब्रह्मपुत्र का साथ छोड़ दी, तो पार्टी कुछ हल्के में लग रही है। ब्रह्मपुत्र की थी, ब्रह्मपुत्र की है, और ब्रह्मपुत्र की ही रहेगी, है ना? 12। पंजाब हिमालय, बृहद हिमालय का एक हिस्सा। हुमायूं हिमालय,
असम हिमालय। तो ये बृहद हिमालय के टुकड़े कर लिया हम लोगों ने, है ना बेटा, जिसका नाम है क्या बेटा, पंजाब हिमालय। कल को पूछेगा किसके किसके बीच में है। नहीं, हमको मत बताइए, उनको बताइएगा, हम तो आपको बता ही रहे हैं। परीक्षा में जो जो पूछेगा ना वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप बताते चलिएगा, और हम इंतजार करेंगे आपका कि आपने बताया कि नहीं बताया, और आप भी इंतजार करेगा अपने रिजल्ट का, है ना। 12, तो बृहद हिमालय को बेटा नदियों ने अलग अलग सीमा चिन्हों से डिमार्केट किया। अब वो क्रम क्या है बेटा, सिंधु है, सतलज है, काली है, तिस्ता है, ब्रह्मपुत्र। सिंधु से सतलज वाले बृहद हिमालय के भाग को हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, लेकिन इस पंजाब से उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर सतलज से लेके काली तक के हिमालय के भाग को हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। काली नदी से तीस्ता तक के हिमालय के भाग कहते हैं नेपाल हिमालय, वो बृहद हिमालय का हिस्सा है। क्लियर है बेटा, नेपाल बाय द वे एक देश भी है, और नेपाल हिमालय हिमालय का एक हिस्सा भी है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र वाले भाग को हम लोग कहते हैं असम हिमालय। तो असम कहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असम। इसमें सबसे अधिक लंबाई किसकी है, नेपाल हिमालय की। क्रम बता सकते हैं, अरे क्रम पूछ रहे हैं। आपको क्या लगा सबसे ज्यादा सबसे कम में आपकी गाड़ी चल जाएगी, हमको भी पता है गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि आपने यही दो चीज याद किया। सबसे अधिक लंबाई है नेपाल हिमालय की, उसके बाद है असम हिमालय की, उसके बाद है पंजाब हिमालय की, और सबसे कम लंबाई है किसकी बेटा, कुमायूं हिमालय। डायग्राम से बस दिखाइए बेटा, डायग्राम बनाइए। हट जाए बेटा, काली नदी है बेटा, नेपाल में प्रवाहित होती है काली नदी। ठीक है, एक छोटा सा बेटा नोट बना के एक तथ्य है लिख लो। लिखें, इनकी लंबाई का घटता क्रम कभी भी अधिक कम वाले फिराक में न रहे आज के डेट में, क्योंकि आप जितने साथे रहे एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे है, उसको पता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। ठीक है बेटा, तो लिखा जाए नेपाल हिमालय, सबसे अधिक लंबाई किसकी है बेटा, नेपाल हिमालय की। उसके बाद असम हिमालय, असम हिमालय। उसके बाद है बेटा, हाँ वेरी गुड, एक के नीचे एक लिखा जाता बेटा ऐसी चीजों को, है ना, तो कागज वगज ज्यादा बचाने की फिराक में न पड़े। पंजाब हिमालय, एक ही पैराग्राफ में लपेटने का अर्थ हम भी समझते हैं, कागज बचाए। ठीक है, लास्ट वाला क्या, कुमायूं हिमालय। थोड़ा सा बेटा चीजों को सिस्टमेटिक करोगे तो दिमाग तेजी से ग्रहण करेगा। क्लियर है, मोटी मोटी चीजों पर नजर रखिएगा। हाँ लिखिए यहां 5000 मीटर की ऊंचाई पे अनिवार्य रूप से
स्नो लाइन, इंग्लिश में कहते हैं स्नो लाइन, बर्फ रेखा, स्नो लाइन या बर्फ रेखा प्राप्त हो जाती है। इसका क्या मतलब है बेटा? सिर्फ बर्फ, सिर्फ बर्फ। यानी अगर 5000 मीटर के ऊपर आप बढ़े तो आपको सिवाय बर्फ के, आइस के कुछ भी नजर आने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात है कि स्नो लाइन 5000 मीटर है ना, वो हर मौसम में विद्यमान रहती है, यानी गर्मियों में भी और विंटर्स में भी। लेकिन ध्यान रखना, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शीतकाल आता है तो स्नो लाइन थोड़ी नीचे चली जाती है। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? ये लगभग 200-250 मीटर और नीचे आ जाती है, यानी वो पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। कब? ठीक है, यानी जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आता है तो डेफिनेटली स्नो लाइन थोड़ी नीचे, और उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म काल आता है तो स्नो लाइन थोड़ी ऊपर से। क्लियर है बेटा? थोड़ा एक बात कर लेते हैं, बाकी चर्चा आप कल करेंगे बेटा, लेकिन एक आपसे बात कर लेते हैं। एक कारगिल में कुछ हुआ था, कारगिल युद्ध टाइप का, किससे हो गई थी लड़ाई? है? फ्रांस से लड़ाई हो गई थी। अरे मैंने इतना तो पता ही है, तो कुछ आइडिया है व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ था? हाँ, लड़ाई हुई थी, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। एक्चुअल में हुआ क्या, उस हाई एल्टीट्यूड पे सेना हमेशा विद्यमान रहती है, सेना मौजूद रहती है सर्विलांस के लिए, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वहां लोग नहीं रहते। तो होता यह है कि विंटर्स में जब स्नो लाइन नीचे आती है तो सेना के लोग अपने पोस्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा इलाका बर्फ से भर जाता है। तो उस बीच में वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो वहां पे एक जनजाति है जम्मू कश्मीर की, अभी बार बार चर्चा भी हो रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया, उसका नाम है बकरवाल। नाम सुना है? वो घुमक्कड़ जनजाति है। हाँ, बकरवाल जनजाति का नाम है। ये घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, घुमंतु जनजाति हैं। जैसे हम लोग के यहाँ बड़ी चर्चाओं में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है, नहीं हम लोग क्या नहीं है, वो है तो राजस्थान की, लेकिन चर्चा में अक्सर रहती है, जिसका नाम है बावरिया। नाम सुना है? बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं आपके साथ। ये अपराधी जनजाति है, भारत सरकार ने इनको घोषित कर रखा है कि क्रिमिनल हैं, ये अपराधी है ही हैं सब। बावरिया, तो बावरिया गिरोह के नाम से सक्रिय होते हैं। लेकिन बावरिया एक जनजाति है, राजस्थान की है, ये भी घुमक्कड़ है, इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा सड़कों किनारे टेंट लगा के दवाई बेचते हुए? हाँ, मैंने वो सड़क के किनारे टेंट लगा के दवाई बेचते रहते हैं। पहले इनकी जो महिलाएं, अच्छा ड्रेस व्रेस से आप समझ पाओगे ही कि वो इधर के नहीं है, पहनावा ओढ़ावा, महिलाएं घाघरा वगैरह पहनती हैं, तो ये दवाई देते हैं और रात में दवाई करते हैं। ठीक है, हाँ, ये करते क्या है सब, इनकी महिलाएं, अभी तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इनकी महिलाएं पहले चश्मे बेचती थी और मोहल्ले मोहल्ले ये घूमा करती थी शहरों में, यहाँ वहाँ, और ये रेकी करती थी। रेकी समझते हैं? एक शब्द है, खोजबीन, मुखबिरी। तो ये चश्मे बेचने के बहाने मोहल्लों के मुखबिरी करती थी और फिर लौट के अपने हस्बैंड्स को बताती थी, जेंट्स को बताती थी, और फिर रात में दवाई लेके निकल पड़ते थे इलाज करने, बावरिया। और इनके बारे में कहा जाता है कि जिस घर में घुसते हैं उस घर में कोई जिंदा नहीं रहता, कोई जिंदा नहीं रहेगा। वो साल भर का बच्चा है तो भी मारा जाएगा, सबको मार डालते हैं। यही इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, यही इनके कार्य करने का तरीका है, और पुलिस इसी से पकड़ लेती कि काम बावरिया का है। और पहली बात कि कभी भी ये कुछ वीपन से नहीं मारते, ये डंडों से मारते हैं।
अरे बचपन से वही ट्रेनिंग मिली है भैया, जब 5 साल के थे ना तभी से माँ बाप यही सिखा रहे हैं कि कैसे सही हिट करना है, कैसे सही मारना है, कैसे घर का ताला तोड़ देना है, कैसे घर का दरवाजा खोल देना है। अब यही प्रशिक्षण ही मिलता है उन सबको। माँ बाप कभी बुरा नहीं मानते, अगर वो चोरी कर लिया कहीं तो बड़ा अच्छा है, शाबाशी देंगे, वेल डन, बहुत बढ़िया। ताले खोलने के माहिर होते हैं ये। और कहा जाता है कि खाली हाथ चलते हैं, यानी घटना को अंजाम देने जब चलते हैं तो खाली हाथ रहते हैं, इससे इनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, कोई वीपन नहीं होता इनके पास। और कहा जाता है कि घरों के आसपास के पेड़ों की टहनियों को तोड़ते हैं, हथियार रास्ते में बनाते हैं, बढ़िया टहनी वहनी पता है ना किस टाइप का रहेगा तो काम हो जाएगा, तो टहनियां तोड़ के हाथ में लेते हैं और लेत दनादन चिथड़े उड़ा देते हैं सर के, मार डालते हैं पूरे घर भर को। काफी पहले आपके सर में घटना हुई थी, पूरे परिवार को साफ कर दिया। तो ऐसे लोग हैं भैया जी, जिन लोगों का यही सब काम है। तरह तरह की जनजातियां हैं धरती पे, तो अभी सरकार बड़ा सतर्क रहती है कि जब इनका कोई मोमेंट होता है ना, एकदम हाई अलर्ट पे होती है, पुलिस को एकदम वार्निंग होती है कि नजर रखो इनके ऊपर। तो हो सकता है आप सुधर रहे हैं, दिन में तो ऐसे ही करते रहते हैं और रात में इनका, तो इनको कभी गिल्टी कॉन्शियस नहीं होता, अपराध बोध नहीं होता कि हमने गलत काम कर लिया। और कहते हैं कि जब किसी घर में ये सब करते हैं तो कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उस घर में अगर कुछ खाने पीने की चीज है तो जरूर खाएंगे पिएंगे। मैंने ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इतना जघन्य हत्या करने के बाद उस घर में खाने पीने की अगर कोई चीज उपलब्ध है तो जरूर खाते पीते। सब तरह तरह की बेटा अवधारणाएं हैं। तो चलो आज यही समाप्त करते हैं बेटा, कल मिलते हैं, बात करते हैं। तो बावरिया के बारे में जानकारी मिली। तो ऐसी तमाम जनजातियां हैं बेटा भारत की, और ये कुछ ज्यादा ही ख्याति लब्ध हैं बावरिया वाले। तो कल मिलते हैं जी बेटा। हैं? हाँ बोलो। हाँ लूटने के लिए, लूटपाट करने के लिए। नहीं नहीं, मारने के लिए नहीं मारते, उस घर में लूटपाट कर लेते हैं, सारी वैल्यूबल्स को ले लेते हैं, लेकिन मार डालते हैं सबको। वो तो ऐसे ही डरा धमका के आप लूटपाट कर सकते हो, लेकिन ना ना, वो उनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी, मार ही डालते हैं, फिर आराम से लूटपाट करके कुछ खाना पीना। हमारे एक मित्र के यहाँ, अब बावरिया थे कि कौन थे मुझे नहीं पता, यही पीसीएस अधिकारी थे यही आजमगढ़ में, तो उन्होंने चलो इसको पहले ऑनलाइन को हटाते हैं। ठीक बेटा, थैंक यू।